साथ कार्य करने का मुझे अवसर मिला जब मैं राजस्थान का प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर था बीकानेर हाउस में। आज जो हमारी चर्चा हो रही है, मैं समझता हूँ ये अगर 2000 से 2015 के बीच जब एमडीजी आए उससे पहले हो गई होती तो आज एमडीजी का हम जो एक्सेस बैगेज कहते हैं कि हमें एमडीजी में ये करना था, हमने किया, आगे बढ़े, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं कर पाए। और वो जो एक्सेस बैगेज है 2015 में, उसको हम आगे करना चाहते हैं 2030 तक। आप अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोशल ऑर्डर क्यूब देखें और एक मनुष्य क्या है, आप आत्मा, अगर शरीर से हम निकल जाते हैं तो क्या कहते हैं, अर्थी मतलब उसका रथ जो है आत्मा, वो चला गया। उसके साथ में आपका इंटेलेक्ट है, बुद्धि और मन है। इन चार चीज़ों को मिलाकर हम किस तरह से क्या हम अर्जित करना चाहते हैं पूरे जीवन में, आप उसको कितने तरह से देख सकते हैं, जुड़ाव से देख सकते हैं, लेकिन अंत में आप यही पाएंगे कि जो कामनाएं हैं उसके लिए कुछ अर्थ चाहिए। और अर्थ में आज जो सुबह बातचीत हुई, बड़ी गहरी बात हुई कि धर्म जो है, और ये हमारा धर्म कोई धर्म विशेष नहीं है, धर्म कि हम धर्म के रास्ते पर अगर चलना चाहते हैं, सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हमें अपने जीवन का यापन करना है कि मनुष्य और समाज दोनों एकजुट होकर एक ही तरह से, उनका कोई मतभेद नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसको जब हम आगे ले जाएंगे तो 2030 क्या, मैं समझता हूँ 2030 से पहले हम अपने एसडीजी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आज स्थिति है, अगर आप एसडीजीज पर देखें, 3.6 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को आधा करना। अब आप दिल्ली की कल की बारिश को देख लीजिए, आज की स्थिति को देख लीजिए, और कोई आपसे पूछे कि पिछले सालों में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़े हैं या घटे हैं, और क्या 2020 तक एक्सीडेंट आधे हो जाएंगे, और एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु की दर आधी हो जाएगी। और जेनेटिक डाइवर्सिटी की हम बात अभी कर रहे हैं, लीना जी ने बड़ी अच्छी बात बताई किस प्रकार से चावल की किस्मों के बारे में, कितनी डाइवर्सिटी हमारी हम वापस से रेस्टोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो जब एक प्रजाति का नाश होता है, डोडो का जैसे नाश हुआ, और उसके बाद में उससे जुड़े हुए जो है पेड़ हैं, आपस में ऐसा इकोसिस्टम था कि उनका भी नाश होता चला गया। तो वो स्थिति हमारी नहीं आ जाए, तो ये मैं समझता हूँ सोशल ऑर्डर क्यूब जो है, और डीआरआई के लोगों से मैं विशेष अनुरोध करूँगा, अतुल जी से करूँगा कि मैं गूगल पे अगर जाकर सर्च करता हूँ तो मुझे सोशल ऑर्डर क्यूब नहीं मिलता है। और बहुत से यंग लोग जुड़े हुए हैं डीआरआई से, आप कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखकर अगर ये मूल चीज़ कोई जानना चाहता है कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा, क्या उनकी विचारधारा थी, और विचारधारा को इज्म नहीं कह के दर्शन कहना है जैसा कहा गया सुबह से, तो उसके बारे में और जानकारी मिल सके। मैं एक दो स्लाइड्स भी दिखाना चाहूँगा कि ये आज बड़े पुरजोर शब्दों में कहा गया कि हमारा जो आने वाली नस्ल से हमें जो पृथ्वी है, हमें आने वाली नस्लों की हमारे पास में एक ऋण है। तो जिस हालत में हमें मिली है, और आज अगर आप ओजोन का जो छेद है जिसका जो साइज़ बढ़ता हो जा रहा है उसे देखें, भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, और ओजोन का छेद आज 28 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा छेद हम सब ने मिलके और कर दिया है, और हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ अगर भारत को एक लीडरशिप लेनी है, तो पेरिस एग्रीमेंट में हमने लीडरशिप ली, तो इस क्षेत्र में हमें बढ़ के लीडरशिप लेनी चाहिए। और स्वतः ही अभी हमारी विदेश मंत्री गई, उन्होंने यूएनओ में भी अभी 2 दिन पहले बड़े पुरजोर शब्दों में इस बात को दोहराया कि हमने जो कमिटमेंट किए हैं मिशन के, हम उससे ज़्यादा करना चाहते हैं। तो ये अगर हम ज़्यादा करने की भावना, ये ना कह के कि चीन क्या कर रहा है, दूसरे देश क्या कर रहे हैं, वो क्या पोजीशन ले रहे हैं, हम एक ऐसी स्थिति सामने लाएं कि ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा करेंगे, तो उससे औरों को भी बल मिलेगा और ये चीज़ें जो है आगे बढ़ेगी। उसके बाद कंज्यूमरिज्म की बात हुई आज, एक अंधी दौड़ के पीछे कि मुझे कंजम्पशन बढ़ाना है। आप दीनदयाल उपाध्याय जी का लेख पढ़ें, प्रोडक्शन और कंजम्पशन की रैट रेस, उन्होंने रैट रेस शब्द यूज किया है। रैट रेस में हमें नहीं फंसना है, हमें सस्टेन करना है, और हमारा जो कार्य हो, हमारा सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए, ये भावना हमारे में होनी चाहिए। नहीं तो हम उस दौड़ में लगे रहेंगे।
अगर आप 20 शर्ट्स खरीद सकते हैं तो क्या आपका ये अधिकार है कि आप 20 शर्ट्स खरीदें? मैं समझता हूँ कि आपका अधिकार नहीं है कि आप 20 खरीदें, चाहे आपके पास में इतना पैसा है कि आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति को नहीं खरीदने दे रहे हैं। जो हमारी नीति है, क्योंकि नीतियों के कन्वर्जेंस की बात भी चल रही है और वो सेशन मूल रूप से उसी पर था। अगर हमारी नीयत ठीक है, नीयत हमारी साफ है, अभी एलपीजी के बारे में बताया गया कि 2,30,00,000 महिलाओं को अगर एलपीजी कनेक्शन मिले हैं, तो जो हमारी नीयत ठीक थी कि हमें देना है और उसके जो लाभ मिले सामने अभी आए, हमने देखे, उनकी ड्रेजरी कम हुई, पेड़ों का कटाव कम हुआ, उनकी हेल्थ पर खराब फर्क पड़ना कम हुआ। तो ये चीज़ें जो है हम उनको साथ लेके चलेंगे, अगर हमारी नीतियाँ ऐसी हैं तो उसका बहुत लाभ होगा। इसी प्रकार से हम अगर मिनरल रिसोर्सेज पे जाते हैं, काफ़ी जो है आज बात हुई इस बारे में भी कि हम सर्कुलर इकोनॉमी पर आएँ। आज क्या देश में आम आदमी, आम नागरिक को मालूम है हमारे पास में कितने साल का आयरन हो रहे हैं, कितने साल का कोयला है? तो हम ये कहते हैं कि हम आगे प्रगति की दर को 8%, 9%, 10% ले जाएं, लेकिन बचा कितना है? एक छोटी सी चीज़ रेयर अर्थ जो है हमारे पास में, रेयर अर्थ कितनी बची है? ऐसा तो नहीं कि हमारे रेयर अर्थ कम हो जाए और बाकी चीज़ें होते हुए भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के वजह से और किसी अन्य कारण से हम अपना जो पोटेंशियल है उसको अचीव ना कर सकें। तो 2030 की जब हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि नीतियाँ जो हमारी हैं वो बहुत कन्वर्जेंस उनमें आवश्यकता है, साथ लेके चलने की आवश्यकता है, सारे विश्व को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि ये भी एक तरीका है और ये एक तरीका कोई बाहर से हम थोपना नहीं चाह रहे, ये मूल तरीका है। और आप जब साथ में बैठेंगे, बहुत से मैं विदेशी लोगों के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो उनके मन में भी यही भावनाएं, यही विचार, इस प्रकार के कुछ विचार आधे अधूरे आते रहते हैं कि हाँ ये एक रास्ता हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन का भी एक तरीका हो सकता है, ये एक इंसान का जो है जो 4 पुरुषार्थ की बात है कि हाँ ये भी एक तरीका है, इस बारे में हमने सोचा नहीं। क्योंकि पहली बार जब हमारे पास में एसडीजी आए, उस समय मैं नीति आयोग में था, तो हमने यही मैंने फाइल पर लिखा कि हमारा काम पोस्ट ऑफिस का नहीं होगा, क्योंकि हमें उसको अचीव करना है, किस प्रकार से अचीव करेंगे उसकी ओर हमें आगे बढ़ना है। और उसमें अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक 15 साल की अवधि में क्या क्या करना है और 15 साल के बाद में उसको किस तरह से बनाए रखना है और किस लिए हम करना चाहते हैं। तो पहला सवाल ये मैंने रखा कि ग्रोथ हम चाहते हैं, हम ग्रोथ चाहते किस लिए? तो ग्रोथ का हमारा पर्पज़ ये है कि हैप्पीनेस, वेलफेयर, लोग खुश हों, खुशहाल हों। अगर वही नहीं है हमारा तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई लाभ नहीं। तो उस मूल मंत्र को हम आगे लेके चलेंगे, तभी जो है एक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का आधार लेके हमारा रास्ता ये एक सहज रास्ता आपको बताता है, सीधा रास्ता बताता है, आसान रास्ता बताता है। इसको पकड़ेंगे तो मैं समझता हूँ 2030 में हम इसको अचीव कर सकेंगे। ये आप देखिए किस तरह का ट्रैफिक जैम है और इसके पीछे कारण आप देखिए। एक कार में औसत दिल्ली में एक व्यक्ति होगा, मैं ड्राइवर को अगर छोड़ दूं, और वही अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो कितना अंतर हो सकता है। तो इस स्थिति से हमें बाहर अगर निकलना है तो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देखिए साइना नेहवाल ने के हाथ में है गिव इट अप, जो गैस की बात चली एलपीजी की, और आप जब गिव इट अप करते हैं इन फेवर ऑफ सम अदर लेडी, वो किस हालत में, किस स्थिति में, उसको कितना लाभ होता है, ये दर्शाता है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर आनंद। अभी थोड़ा समय अपने पास है जिसमें अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस चर्चा में जोड़ने हैं या कोई सवाल है तो उसके लिए हम थोड़ा समय दे सकते हैं, और बाद में हम इस सत्र को और कुल मिलाकर आज के दिन भर की कार्रवाई को ही कंक्लूड करेंगे। सो जस्ट इन केस देयर आर एनी क्वेश्चंस, या प्लीज गो अहेड। या नो योरसेल्फ, या पूछिए, आपकी आवाज़ जानदार होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। My name is Manas Patnaik. I'm a returning entrepreneur from the US. My question is, I was just framing the question on organic farming. How can we make the economics of organic farming viable for the masses? Considering the masses in India may not all be able to afford the organic foods. Still, how do we, do Sabka Saath, Sabka Vikas, which is good? What should be the right approach? Thank you. We will take all questions and then panelists will answer. Yes, ma'am.
सर क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी मैं पंकज मित्तल हूँ, यूजीसी में काम करती हूँ। मुझे लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और सोसाइटी के बीच में कनेक्ट ख़त्म हो गया है। तो यूनिवर्सिटीज़ जो कि बनी थी इसलिए कि सोसाइटल डेवलपमेंट हो आसपास का, उसका बिल्कुल कनेक्ट खत्म हो गया है। रादर जो यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के अंदर है उनको लगता है हम एलीट क्लास है और बाहर के लोग जो है वो ऐसे लोग हैं जिससे हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो हमें अपना करिकुलम ही इस तरीके का बनाना चाहिए कि वो कनेक्ट इस्टेब्लिश हो जाए। लाइक केमिस्ट्री के बच्चे सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, उसकी जगह सॉइल एनालिसिस कर सकते हैं। हिस्ट्री के बच्चे हिस्ट्री ऑफ विलेजेस लिख सकते हैं, जियो मैपिंग हो सकती है। तो इस तरह का हमें करिकुलम चेंज करना चाहिए जिससे कि हम कनेक्ट इस्टेब्लिश कर पाएँ यूनिवर्सिटी और सोसाइटी के बीच में। दूसरा बात हो रही थी कि हमारे बहुत सारे जो चीज़ें लाइक आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारे ये इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं, ये लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि हम इन सेमिनार्स में बात करते हैं, यहाँ पे 100-200 लोग होते हैं, वो उसको सुनते हैं। तो अगर हम इसको बाहर पहुँचाना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। जो हम मूक्स कोर्सेज़ की बात करते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़, वो इन एरियाज़ में बनने चाहिए कि ना कि सिर्फ हाईटेक एरियाज़ में, जिससे कि लोगों तक वो बात पहुँच सके। थैंक यू पंकज जी। या बाद में मैं आपकी तरफ आता हूं। हाँ, Yeah, sir, I would like to add to education system. In Finland, they teach agriculture all aspect. Whether it's suppose it's a rice growing, they will teach you agriculture, irrigation, physics, chemistry, marketing, all aspects of rice. So why not to change our education system to be a topic based than a subject based? यस। मैं डॉक्टर एस के सिंह, वैज्ञानिक सलाहकार हूँ कृषि मंत्री भारत सरकार का। मेरा प्रश्न है मिस्टर आनंद से, डॉक्टर आनंद से। अभी आपने नीति, नियत और नियति की बात की, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की भी आपने बात की। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट भारत का सबसे बढ़िया, बेंगलोर के बाद कहा जाता है कि बहुत बढ़िया। तभी भी लोग इंडिविजुअली गाड़ी में चलना चाहते हैं, तो एक उनको अभिमान हो जाता है कि मैं एक पीछे बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ। तो ये जो आप नीति और नियत की बात करते हैं, इससे जुड़ता है। तो उनकी जो दिमाग की सोच है कि हम बड़ी गाड़ी में अकेले चलेंगे तो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर पब्लिक में चलते हैं और हमारे एक क्लास 2 का भी अफसर बड़ी गाड़ी में चलता है। ये कैसे बदलेगा? बहुत रिलेवेंट सवाल है। मैं मानता हूँ काफ़ी कुछ सवाल सम्मुख आए हैं पैनलिस्ट के, तो कैन आई रिक्वेस्ट? जो पहला सवाल आपने मानस जी ने पूछा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का इकोनॉमिकल कैसे बनाएं उसको, ये बात आपकी सही है। क्योंकि अब अपना जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, मैं अपने घर की बात करता हूँ। मेरे पिताजी खुद किसान थे, मैं खुद गांव में रहता था, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन था, मैं गांव में ही था। करीब हमारे यहाँ करीब 3 भैंसें और करीब 4 बैल और 1 ऊँट था मेरे घर में, और रहट था पानी के लिए। तो सब्जियां वहीं उगती थी, सारा फल वहीं उगता था। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब कम से कम मैं 6th और 7th क्लास तक मैं देखता था कि जितना गोबर होता था वो सारा का सारा उसका कंपोस्टिंग करके यूज़ हो जाता था। धीरे धीरे फिर यूरिया आया, फिर NPK आया। तो जो हम सुबह से बात कर रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र और ये, वो रीजन क्या रहा कि ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी एक हिस्सा रहा कि भाई अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए। उसके बाद बोरवेल्स एंड ट्यूबवेल्स आने चालू हो गए। एक वो बड़ी वो हुआ कि भाई इरिगेशन करेंगे तो प्रोडक्शन, नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन ये अब ये ऑलमोस्ट हर आदमी इस बात की सोच में है और ये प्रूव हो चुका है कि जब तक हम अपना ये संतुलन नहीं बनाएंगे तब तक सॉइल की हेल्थ और ख़राब। जैसे सुबह बात हुई, पंजाब की बात हुई थी जब मंत्री जी भी आए थे। अब वहाँ से तो एक ट्रेन चलती है, नाम तो दूसरा, लेकिन उसको कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं। क्योंकि उस एरिया का पानी, लुधियाना उस एरिया में पानी इतना, जलंधर उस एरिया में इतना ख़राब हो चुका है कि पानी पीने से वर्चुअली कैंसर की प्रॉब्लम उन एरियाज़ में आ रही है। अब जो नई, जो आप देखें, जो इवन जब प्रधानमंत्री उधर गए थे सिक्किम में, जिन्होंने पूरे राज्य को एक ऑर्गेनिक राज्य डिक्लेयर किया है, जो मैंने ये बात कही थी कि जो सिटी कंपोस्ट पे ये बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र के थ्रू, कैबिनेट के थ्रू ये डिसीजन हुआ था कि भाई जो हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, एक तो यह है कि जो बड़ा सिटी है जहाँ पर कि कम से कम 500 टन यदि पर डे वेस्ट प्रोड्यूस होता है,
तो करीब 5 मेगावाट का आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा सकते हैं। मतलब 100 टन इज इक्वल टू 1 मेगावाट रफली। उसकी इकोनॉमिक्स तभी वर्कआउट होती है, नहीं वर्कआउट नहीं होती। दूसरा ये है कि जो हो सकता है टाउन्स हों, तो आसपास के टाउन्स को मिला के यदि भी आसपास के टाउन्स मिला के भी यदि 500 टन हो सकता है तो आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी भी टाउन्स हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है या गांव हैं, बड़ी पंचायतें हैं, तो उसमें क्या क्या है, उसमें यह हुआ कि वेस्ट से आप कंपोस्टिंग करिए, और जितना आप कंपोस्ट करेंगे उस पर यह हुआ कि जो इसको मार्केटिंग करने के लिए 1500 रुपया पर टन आपको मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस मिला। वो क्यों दिया गया? 2 कारण हैं। एक कारण तो है कि आपका वेस्ट खत्म हुआ, जो कि आपका वेस्ट अदरवाइज कहीं, जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पहाड़ बन गए कूड़े के, लोग मर रहे हैं उसके नीचे दब के। एक तो ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी चीज़ ये हुआ कि आपका जो वेस्ट है उससे एक वेल्थ तैयार हो गई, आपकी सॉइल अच्छी होगी। तो करीब करीब आप ये देखें 2014 से लेके अब तक करीब 2 लाख हेक्टेयर भारतवर्ष में करीब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आ गया है। इस चीज़ की चर्चा बहुत हो रही है, ये बात आपकी सही है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइप के जो इंसेंटिव्स हैं, इस टाइप की जो चर्चाएं हो रही हैं, मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि इसके अंदर डेफिनेटली दिन पे दिन बढ़ोतरी होगी।